नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 1 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, ये है सवाल नंबर 1। इसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। देखिए, माना √5 को हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इसका मतलब कि √5 जो है p/q के इक्वल होगा परिमेय संख्या की परिभाषा से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अर्थात करके, अर्थात √5 बराबर p/q, जहाँ q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें p और q क्या है, तो यह सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि p और q के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ हो, अर्थात उसका HCF क्या हो, 1 हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि इसका जो HCF होगा p और q का क्या होगा, 1 होगा। ठीक। इसका मतलब क्या है कि p और q के अभाज्य गुणनखंड में केवल एक उभयनिष्ठ है, एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक। तो ये हमें याद रखना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं। देखिए, इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो q इंटू √5 बराबर 1 में p से गुना करेंगे तो केवल p मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों का वर्ग करेंगे तो ये q इंटू √5 का होल स्क्वायर, और p का स्क्वायर करेंगे तो p के पावर 2, इसका स्क्वायर करेंगे करेंगे तो देखिए q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, अंदर √5 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा, और ये होगा p स्क्वायर। देखिए, इंटू में 5 है, यहाँ पर देखिए ये गुना में 5 है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। तो देखिए ये कैसे संभव है, देखिए 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो देखिए इसको समझिए, मान लीजिए एक संख्या 2 है। ठीक। और ये 2 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 2 जो है, 2 के स्क्वायर का मतलब 4, यानी 4 को विभाजित कर रहा है, तो ये 2 जो है इस 2 को भी विभाजित कर देगा। बिल्कुल करता है, 2 को विभाजित करता है एक बार में। तो इसी तरह से ये भी है, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा।
ठीक, अब इतना करने के बाद देखिए अब p बराबर कुछ मानना होता है। अब क्या माना जाता है, तो क्यू स्क्वायर के जो गुणांक में होता है वही p को मान लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना p बराबर 5। अब 5 के साथ कोई पूर्णांक लगा देंगे, यहाँ पे हम c लगा देंगे। ठीक, जहाँ c क्या है यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ c बराबर कोई पूर्णांक है। अब इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं नाम। अब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए मान रखेंगे इसमें, तो ये क्यू स्क्वायर इंटू 5, पी के जगह पर हमें रखना है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इंटू 5। देखिए 5c का स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर होगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए 5 एकम 5, 5 25, तो ये होगा क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ये 5 जो है सी स्क्वायर के गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये 5 जो है क्यू को भी विभाजित कर रहा है और p को भी विभाजित कर रहा है। देखिए यहाँ पर p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी मौजूद है। ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी इसका HCF 1 है। 1 के अलावा इसके अभाज्य गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है 5 भी एक उभयनिष्ठ संख्या मिल रहा है। ठीक, तो ये हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। ये हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि 5 जो है 5 p और q के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है। p और q के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार उभयनिष्ठ है। कम से कम एक बार उभयनिष्ठ है। ठीक, तो हमें यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है क्या, कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि लिखेंगे यहाँ पे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q सअभाज्य संख्या है। प्राप्त होता है कि p और q सअभाज्य संख्या है। अब देखिए ये विरोधाभास हमें किस कारण से प्राप्त हुआ है, तो ये विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने दोस्तों √5 को एक परिमेय संख्या माना है। ठीक, तो इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, इसीलिए ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, देखिए इस यह विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हुआ है, तो √5 को एक परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसको परिमेय संख्या नहीं मानते तो विरोधाभास हमें प्राप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्षतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिए। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है अगला सवाल है 2 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम करते हैं। सवाल नंबर है 2। ठीक, हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे इसके विपरीत कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये p/q के बराबर होगा। तो लिखेंगे अर्थात 3 + 2 √5 = p/q, जहाँ q ≠ 0। ठीक, और p और q का HCF 1। तो लिखेंगे HCF ऑफ PQ बराबर 1। कहने का मतलब कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए ये प्लस में 3 है तो इसको इधर भेज दीजिए। तो ये प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो होगा 2 √5 बराबर p/q - 3। अब इसको भी भेज दीजिए। देखिए 2 गुणा में है तो इसको आप इधर भेज दीजिए। तो √5 बराबर p/q - 3/2 ये होगा। तो अब इसको आप समझिए ये कौन सी संख्या है। देखिए p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। इस बात को याद रखना है। और इसको भी याद रखना है कि जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो परिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये तो पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या √5। पहला सवाल में हमने जस्ट इसको सिद्ध किया है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक, तो इसके हिसाब से ये √5 भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए
√5 भी एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके हिसाब से √5 तो एक परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि नहीं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे किंतु हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो है ये विरोधाभास हमें किस कारण से प्राप्त हुआ है, तो इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, इसीलिए ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो जब इसको हम परिमेय संख्या माने हैं तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अपरिमेय संख्या रहता तो ये विरोधाभास हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम कारण लिख देंगे, विरोधाभास का कारण यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे निष्कर्षतः थ्री + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए तीसरा सवाल में टोटल 3 सवाल है, तीनों को हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं बारी बारी से तीनों को। सवाल नंबर है 3 में पहला जो सवाल है वह है 1/√2। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इसका मतलब ये p/q के बराबर होगा। तो लिखेंगे अर्थात 1/√2 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल 0, p और q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ये लिखना आवश्यक है। अब इसको हम गुना करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए 1 में q से गुना करेंगे तो q, p में √2 से गुना करेंगे तो p√2 हो जाएगा। अब इस p को हम इधर भेज देंगे। देखिए गुना में p है, इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो q/p बराबर √2। अब इसको समझिए, ये क्या है, देखिए q/p यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यह भी एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि क्यू बाई पी के ये इक्वल है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि क्यू अपॉन पी एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है क्या कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे परंतु हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास किस कारण से प्राप्त हुआ है? तो ये विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। ठीक, तो हम इसका कारण लिख देंगे इस विरोधाभास का। तो लिखेंगे इस विरोधाभास का कारण है इस विरोधाभास का कारण है, क्या कारण है? 1/√2 को परिमेय संख्या मानना। ठीक, तो देखिए ये हमें विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। तो इसको परिमेय संख्या मानने के कारण ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे निष्कर्षतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने तीसरे सवाल को भी सिद्ध कर दिया। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए इसका दूसरा सवाल है, तीसरा का दूसरा सवाल है 7√5, 7 × 5, इसको हमें दर्शाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये तीसरा का दूसरा सवाल है। लिखेंगे यहाँ पे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। सात रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, इसको हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसलिए ये p/q के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात करके 7√5 बराबर p/q, जहाँ q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और HCF इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। इसको हम हल करते हैं। तो देखिए ये गुना में 7 है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये √5 बराबर p/q बट्टा 7। अब देखिए ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा 7p/q। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है, तो इसके हिसाब से √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 7p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु इस
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस विरोधाभास का कारण क्या है? तो इस विरोधाभास का कारण है कि हमने इसको एक परिमेय संख्या माना है। तो इसके कारण को भी लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस विरोधाभास का कारण है, इस विरोधाभास का कारण है कि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना है। और देखिए ये विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है 7√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण। तो अगर हम 7√5 को परिमेय संख्या नहीं मानते तो ये विरोधाभास हमें प्राप्त नहीं होता। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्षतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं 3 नंबर का। तो देखिए तीसरा सवाल है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। चलिए इसको भी हम सिद्ध करते हैं। 3 नंबर का तीसरा सवाल है 6 प्लस √2 को ये सिद्ध करना है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना, सिर्फ मानेंगे क्या कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है, तो इसलिए ये क्या होगा, p/q के बराबर होगा। तो अर्थात करके हम लिखेंगे 6 प्लस √2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल 0 और p और q का HCF 1 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ PQ बराबर 1। ठीक, और इतना करने के बाद इसको हल करेंगे तो देखिए ये प्लस में 6 है तो बराबर के इधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो इधर रह जाएगा √2 बराबर p/q माइनस 6। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय में से परिमेय को घटाया गया है तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि p/q माइनस 6 एक के परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है तो √2 हमें क्या मिला है, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास हमें किस कारण से प्राप्त हुआ है,
तो इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, इसीलिए ये विरोधाभास हमें मिला है। तो हम लिखेंगे इसका कारण कि यह विरोधाभास हमें, देखिए यह विरोधाभास 6+√2 को एक परिमेय संख्या मानने के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इससे हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे निष्कर्षतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दोस्तों इसको भी हमने सिद्ध कर दिया। दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को सिद्ध कर दिया आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।